दिल्ली की सत्ता छिनने के बाद अब राजधानी से आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से सफाया करीब है। वजह यह कि आम आदमी पार्टी के 23 पार्षद पार्टी छोड़कर चले गए। इनमें से एक ने कांग्रेस ज्वाइन की, बाकी 22 बीजेपी में। इस वजह से एमसीडी में आम आदमी पार्टी अपना बहुमत खो चुकी है और अगले 1-2 हफ्ते में मेयर का चुनाव हो जाएगा। फिलहाल मेयर का पद आम आदमी पार्टी के पास है, लेकिन चुनावों के बाद दिल्ली में बीजेपी का मेयर होना तय माना जा रहा है। मतलब कि एमसीडी में बीजेपी की सत्ता जल्द ही कायम होने जा रही है। आम आदमी पार्टी की स्थिति लगातार कमजोर होने के कारण सत्ता में बने रहना आसान नहीं है। 1 साल के भीतर विधानसभा चुनाव में हार और बड़ी संख्या में पार्षदों के दल बदलने के कारण वो बहुमत खो चुकी है और इस कारण अब उसके हाथ से एमसीडी की सत्ता जाने की आशंका गहराने लगी है। अप्रैल में होने वाले महापौर और उप महापौर चुनाव में उसकी हार हो सकती है, जबकि भाजपा जीत के करीब पहुंच चुकी है। साल 2022 के एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 250 वार्ड्स में से 134 पर जीत हासिल कर बहुमत पाया था, लेकिन बीते 1 साल में कई घटनाक्रम हुए जिनके चलते आपके सदस्यों की संख्या कम हो गई। विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा 23 पार्षदों के विभिन्न कारणों से पार्टी छोड़कर जाने के बाद इनमें से 22 पार्षद भाजपा और 1 पार्षद कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि भाजपा और कांग्रेस के 2-2 पार्षदों और 1 निर्दलीय पार्षद ने आपकी सदस्यता ग्रहण की। वर्तमान में एमसीडी में भाजपा के 1 पार्षद के सांसद और 8 पार्षदों के विधायक चुने जाने के कारण एमसीडी में पार्षदों की संख्या कम हो गई है। आम आदमी पार्टी के भी पार्षदों के विधायक बनने से 12 वार्ड रिक्त हैं। साल 2024 की शुरुआत में एमसीडी में आम आदमी पार्टी के पास 135 पार्षद थे, जबकि भाजपा के पास 106 और कांग्रेस के पास 9 पार्षद थे। विधानसभा चुनाव के बाद ये संख्या बदल गई है। अब आम आदमी पार्टी के पार्षद घटकर 113 रह गए हैं, जबकि भाजपा के पार्षदों की संख्या 117 हो गई है। कांग्रेस के पार्षद भी 9 से घटकर 8 रह गए हैं। महापौर और उप महापौर चुनाव में सिर्फ पार्षद ही नहीं बल्कि विधायक और सांसद भी मतदान करते हैं। वर्ष 2024 में जहां आम आदमी पार्टी के 13 विधायक और भाजपा के सिर्फ 1 विधायक वोट डालने का हक रखते थे, लेकिन 2025 में ये समीकरण पूरी तरह से बदल गया और भाजपा के विधायकों की संख्या 11 हो गई है, जबकि आम आदमी पार्टी के विधायकों की संख्या घटकर 3 रह गई है। सांसदों के मामले में भाजपा के पक्ष में स्थिति पहले से मजबूत है। दिल्ली से भाजपा के 7 लोकसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के 3 राज्यसभा सांसद इस चुनाव में मतदान करेंगे। हालांकि सांसद स्वाति मालीवाल पार्टी से नाराज चल रही हैं, इस कारण उनके मतदान में हिस्सा लेने की संभावना नहीं है। वे पिछले साल भी मतदान करने नहीं आई थी। एमसीडी में बदलते समीकरणों को देखते हुए भाजपा महापौर और उप महापौर चुनाव में बढ़त हासिल करती दिख रही है। यदि भाजपा ये चुनाव जीत जाएगी तो एमसीडी की सत्ता उसके हाथों में आ जाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी के सामने अब कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने कभी ऑड इवन, कभी स्मॉग टावर, कभी पानी का छिड़काव और सबके बाद बैठकर हरियाणा और यूपी सरकार को पराली जलाने के लिए कोसने का काम किया। लेकिन कैग रिपोर्ट बताती है कि ये सब केजरीवाल सरकार की नालायकी के सिवा और कुछ नहीं थे, क्योंकि केजरीवाल ने कोई काम पूरी तरह से नहीं किया, सिर्फ ब्लेम गेम और कोर्ट में मुकदमेबाजी के सिवा। इसलिए जब कैग की रिपोर्ट पेश की गई तब आतिशी मरलेना सहित आम आदमी पार्टी के सारे विधायक सदन से भाग गए। दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को वाहनों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम को लेकर कैग की रिपोर्ट रखी गई। इस पर चर्चा की शुरुआत दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली की पिछली आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने न केवल चर्चा के दौरान विपक्ष के गैर हाजिर रहने पर सवाल उठाए, बल्कि कैग की रिपोर्ट में बताई गई खामियों को भी बताया। चर्चा के दौरान सिरसा कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 2012 में दिल्ली में 11,000 डीटीसी बसों की जरूरत थी। केजरीवाल सरकार के आने से पहले डीटीसी 5,223 बसें चला रही थी, लेकिन इसके आने के बाद 5,223 में से 3,760 बसें ही बची, बाकी 2,000 बसें केजरीवाल ने गायब कर दी। सिरसा ने आगे बताया कि आम आदमी पार्टी के राज में 1292 प्राइवेट बसेस चल रही थीं, जो बढ़कर 2,990 हो गई। प्राइवेट लोगों के हाथ में धंधा देने के लिए अपनी बसों का खात्मा कर दिया ताकि ये प्राइवेट बस वालों से वसूली कर सकें। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी सरकार की नालायकी के कारण दिल्ली में दोपहिया वाहनों की संख्या भी 10 साल में 43 लाख से बढ़कर 1,30,00,000 हो गई है। सिरसा ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने बसें खत्म कर दी थीं, तो शहर में जो 2 व्हीलर्स थे उनकी संख्या में भी अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई। सिरसा ने बताया कि 1,000 नई इलेक्ट्रिक बसें आनी थीं। इसके लिए उन्होंने 385 बसों का टेंडर भी कर दिया था,
लेकिन बाद में जून 2021 में उसे रद्द कर दिया गया क्योंकि पैसों का लेन देन नहीं हो सका था। इसके बाद केजरीवाल ने कहा कि पॉल्यूशन बढ़ गया है तो इससे निपटने के लिए 22 करोड़ रुपए का स्मॉग टावर लगाया। साल भर बाद उसमें जंग लग गए और ताले लग गए, उसको बंद कर दिया गया। मंत्री सिरसा ने कहा कि केजरीवाल सरकार द्वारा ऑड इवन योजना के लिए 53 करोड़ रुपए खर्च किया गया। एक दिन ऑड गाड़ी चलेगी और एक दिन इवन गाड़ी, लेकिन इसके लिए भी कोई करोड़ 2 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 53 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऑड इवन के दौरान केवल एक प्ले कार्ड पकड़ने के लिए लाखों आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोजाना 840 रुपए दिए गए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को केवल एक प्ले कार्ड पकड़ने के लिए, जिस पर लिखा होता था कि आप अपनी गाड़ी को बंद कर दें, केवल इस प्ले कार्ड को पकड़ने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोजाना 840 रुपए दिए गए। लाखों कार्यकर्ताओं को रोज पैसे दिए जा रहे थे। लोग प्रदूषण से मर रहे थे। आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को पैसे बांट रही थी। साथ ही सिरसा ने बताया कि दिल्ली में मोनो रेल चलनी थी। इसके लिए डीटीसी ने एक सर्वे करवाया कि हम कैसे प्रदूषण कम करवा सकते हैं और रूट पर बसें चलवा सकते हैं। इसके लिए एक कंपनी को हायर किया, उसके लिए उसे पैसे दिए गए और 1 साल के बाद उसे कहा गया कि उससे काम नहीं कराना, हम किसी और से काम करवाएंगे। चर्चा के दौरान विपक्ष के गायब रहने पर तंज कसते हुए मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि विपक्ष को केजरीवाल जी का फोन आ जाता है कि वो मेरे कच्चे चिट्ठे खोल रहे हैं और तुम सदन में बैठे हुए हो। उन्होंने आगे कहा कि केजरीवाल जी इतने डिप्रेशन में आ गए हैं कि कभी उनको पंजाब में ले जाया जाता है और बड़ी बड़ी गाड़ी में बैठाकर आगे पीछे गाड़ियां चलाई जाती हैं ताकि उन्हें ये लगे कि वो सत्ता में हैं। आज उन्हें हेलीकॉप्टर में बैठाकर यहाँ वहाँ ले जाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग केजरीवाल पर टूट पड़े और उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाने लगे। केजरीवाल ने एक्स पोस्ट करते हुए कहा कि दिल्ली में लोगों को जगह जगह पानी की किल्लत होने लगी, अभी तो उन्हें 1 महीना भी नहीं हुआ। इस पोस्ट में उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि नई सरकार बनने के बाद से पानी की सप्लाई में भी भारी गिरावट आई है, जिससे दिल्ली वासियों को परेशानी हो रही है। केजरीवाल का यह बयान दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के बाद की स्थिति को लेकर है, जहां बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई, जबकि आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। उनके इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने तीखे तंज कसे। कई यूजर्स ने लिखा, जहां हो वहीं रहो, दिल्ली अब आपकी नहीं सुनती। कुछ ने सवाल उठाया, जब आम आदमी पार्टी सत्ता में थी तब पानी की समस्या क्यों नहीं सुलझाई गई। एक यूजर ने ट्वीट किया कि केजरीवाल साहब, आपकी सरकार 10 साल रही लेकिन यमुना साफ नहीं हुई, न ही पानी की किल्लत ही खत्म हुई। अब दूसरों पर दोष मढ़ना आसान है। एक यूजर ने लिखा कि ये आपके लिए शर्म की बात है। उस समय चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि हमने दिल्ली में हर घर में नल से जल भेजना शुरू कर दिया है और अब अपनी 10 साल की कमियों को निकाल कर बाहर ला रहे हो। जबकि एक अन्य यूजर ने कहा कि आप पंजाब में क्या कर रहे हो। वहीं एक शख्स ने सोशल मीडिया पर कहा कि आ जाओ दिल्ली वापस, जंतर मंतर पर आंदोलन करो, भूख हड़ताल करो, वो भी बिना पानी के। जबकि एक यूजर ने लिखा कि दिल्ली की जनता अपने पुराने मालिक का इंतजार कर रही है। दिल्ली में पानी की किल्लत लंबे समय से एक प्रमुख मुद्दा रहा है। हाल के दिनों में हरियाणा से पानी की सप्लाई में कमी और यमुना नदी के प्रदूषण को लेकर भी विवाद जारी रहा। केजरीवाल ने पहले भी आरोप लगाया था कि बीजेपी हरियाणा सरकार दिल्ली को जहर मिला पानी भेज रही है, लेकिन इन दावों को बीजेपी ने खारिज कर दिया। सोशल मीडिया पर यह बहस और तेज हो गई है। यहाँ कुछ लोग केजरीवाल के समर्थन में हैं, जबकि अधिकांश उन्हें आलोचना का शिकार बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में काफ़ी जल्दबाजी में दिखती है, इसलिए नई सरकार बनने से पहले ये योजना लागू करो, वो योजना लागू करो। सरकार बने अभी बमुश्किल महीना भर हुआ, लेकिन पानी के लिए तो कभी बिजली के लिए आम आदमी पार्टी चिल्लाना शुरू कर चुकी है। अब जो पार्टी 10 साल तक सत्ता में रहकर ताज़ा ताज़ा बाहर निकली है, वो पूछ रही है कि बिजली कैसे कट गई, पानी की सप्लाई क्यों नहीं हो रही है। ये सब सुनकर अजीब सा लग रहा है। हालांकि इन सारे सवालों का एक ही जवाब है। 10 साल तक आम आदमी पार्टी के 2 मुख्यमंत्रियों ने सिर्फ कमीशन वसूली की तरकीबें सोची और ठीक से न तो बिजली सप्लाई को सुनिश्चित किया गया और न ही पानी। आतिशी से लेकर केजरीवाल तक सब इसी ताक में लगे हैं कि पूरी पार्टी हर दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए बताए फला मोहल्ले में पावर कट हो गया, फला मोहल्ले में पानी नहीं आया। इसी खेल में केजरीवाल ने जैसे ही पानी की कमी को लेकर पोस्ट किया, सोशल मीडिया पर लोग केजरीवाल पर टूट पड़े। ये देखने और सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि दिल्ली में शराब की नदी बहाने वाले अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पंजाब में नशे के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर होकर बोल रहे हैं। कोई ड्रग माफिया को पंजाब से
भाग जाने की चेतावनी दे रहा है तो कोई उनके खिलाफ महायुद्ध छिड़ने की। अब अरविंद केजरीवाल नशे के खिलाफ रैली करने जा रहे हैं और ये सब तब हो रहा है जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैसे नेता तिहाड़ रिटर्न हो चुके हैं, चुनाव हार गए हैं, सीधे पंजाब पहुंच गए। अब यही हारे और थके हुए नेता पंजाब में नशे को उखाड़ फेंकेंगे। असल में आम आदमी पार्टी अब तक दिल्ली में काम कम प्रचार ज्यादा करती रही। ठीक वैसा ही हाल पंजाब में नशे के खिलाफ भगवंत मान सरकार के अभियान का है। कभी बुलडोजर का एक्शन दिखाया तो कभी 12,000 अधिकारियों के साथ 750 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी का प्रचार किया। लेकिन इन सब का नतीजा क्या निकला? कितने लोग पकड़े, कितनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और कितना नशीला पदार्थ बरामद किया? इस सब बताने की किसी ने जरूरत नहीं महसूस की। सिर्फ नशे के खिलाफ महायुद्ध की चर्चा हुई। उसके बाद बयानबाजी का दौर शुरू हुआ जो अब तक जारी है। हाल ही में केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखकर नए महायुद्ध को छेड़ने का ऐलान कर दिया। ये महायुद्ध पंजाब से नशे को खत्म करने का है, लेकिन ज्यादातर लोग अरविंद केजरीवाल के इस दावे का मजाक बनाने लगे। इन लोगों में केजरीवाल के विरोधी ही नहीं बल्कि समर्थक भी शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी ने भी पलटवार करने में जरा भी देर नहीं की। असल में केजरीवाल ने एक्स पर लिखा था कि पंजाब में नशे के खिलाफ हमारी सरकार ने महायुद्ध छेड़ रखा है। नशे ने हमारे युवाओं और बच्चों को बड़ी संख्या में बर्बाद कर दिया। नशा बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब से नशे को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। और इसके अलावा पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी दावा किया था कि जब तक पंजाब को नशा मुक्त नहीं किया जाएगा तब तक वो चैन से सांस भी नहीं लेंगे। 3 साल सत्ता में बिताने के बाद मान सरकार के इस कदम से कई सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि क्या ये अभियान सचमुच नशे को खत्म करने के लिए है या कि अपनी फिसलती हुई सत्ता को बचाने की कोशिश भर? ये सवाल केजरीवाल से सोशल मीडिया यूजर्स पूछ रहे हैं कि पंजाब में आपकी सरकार को 3 साल हो चले, लेकिन अब जाकर केजरीवाल को याद आया कि उन्होंने चुनाव कैंपेन में उड़ता पंजाब की जमकर चर्चा की थी। वादा किया था कि वो पंजाब को नशा मुक्त कराएंगे। अब दिल्ली से सत्ता जाने के बाद केजरीवाल को ये वादा याद आया। एक यूजर ने केजरीवाल के पोस्ट पर टिप्पणी करते हुए पूछा कि अभी तक आपको पंजाब में ये काम करने से कौन रोक रहा था, मोदी जी या फिर एलजी साहब? एक अन्य यूजर ने लिखा कि 2022 में केजरीवाल ने कहा था कि मैं गारंटी देता हूं कि सरकार बनते ही 3 महीने में पंजाब से नशा खत्म कर देंगे। अब 2025 आ गया, नशा खत्म क्यों नहीं हुआ? क्या केजरीवाल की गारंटी की वैल्यू यही है? एक अन्य यूजर ने लिखा कि दिल्ली में चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी को पंजाब की हार का डर है। ये सब प्रचार करने की आवश्यकता पड़ रही है। पंजाब में बढ़ते नशे को लेकर अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी ने पलटवार किया। दिल्ली बीजेपी ने कहा कि पंजाब में नशे का कहर जारी है, अब आपदा मुक्त पंजाब की बारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। तमिलनाडु में बीजेपी को नजरअंदाज करके सत्ता हासिल करना अब किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल है। एआईएडीएमके को अब इस बात का एहसास हो चुका है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रहे एमके स्टालिन अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए कभी भाषा तो कभी धर्म को लेकर हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी की बढ़ी हुई ताकत और अन्नाद्रमुक के साथ एमके स्टालिन की नींद उड़ाने के लिए काफी है। तमिलनाडु में 2026 में चुनाव होने हैं और इसके लिए बीजेपी ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगले 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन हुआ तो तेज तर्रार नेता अन्नामलाई को तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ सकता है। अन्नामलाई एक ऐसे युवा नेता हैं जिनकी पीठ पीएम मोदी ने सार्वजनिक तौर पर मंच पर ठोकी थी। अन्नामलाई पिछले 2 साल से सीधे तौर पर डीएमके के साथ मुलाकात में खड़े थे। उनके तेवर के कारण ही 2023 में एआईएडीएमके ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। मीडिया सूत्रों का कहना है कि अन्नामलाई की विदाई सजा के तौर पर नहीं बल्कि तमिलनाडु के जाति समीकरणों के तौर पर होगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अन्नामलाई को दिल्ली में अमित शाह ने इस फैसले के बारे में जानकारी दे दी है। इसके बाद अन्नामलाई ने कहा कि वह पार्टी के फैसले का सम्मान करेंगे और तमिलनाडु में बीजेपी की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच पुरानी चुनावी गठबंधन की संभावना के बीच राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। अगर बीजेपी एआईएडीएमके 2026 का राज्य चुनाव साथ में लड़ती है तो पार्टी के प्रमुख नेता अन्नामलाई और पलानीस्वामी एक ही जाति गोंडर समुदाय से हो जाएंगे। दोनों नेता पश्चिमी कोंगू क्षेत्र से ही हैं
में जहां गोंडर जाति का दबदबा है। बीजेपी का मानना है कि ऐसी स्थिति में पार्टी राज्य की दूसरी प्रभावशाली जाति थेवर समुदाय को कमान सौंपी जा सकती है और अगर ऐसा हुआ तो तमिलनाडु में बीजेपी को नई पहचान दिलाने वाले अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ेगा। अन्नामलाई तमिलनाडु में अग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में अन्नामलाई के साथ इस बदलाव पर चर्चा की थी। अमित शाह ने उन्हें भरोसा दिया कि पार्टी उनके बेहतर भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। इस बदलाव के बाद भी अन्नामलाई तमिलनाडु की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाते रहेंगे। अन्नामलाई ने पार्टी नेतृत्व को भरोसा दिया कि उनके मन में पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लेकर कोई दूसरा विचार नहीं और वह एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करने को तैयार हैं। बीजेपी विधायक नैनार नागेंद्रन को तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप सकती है, जो थेवर समुदाय से आते हैं। नैनार नागेंद्रन तिरुनेलवेली के एक लोकप्रिय नेता हैं और वह एआईएडीएमके में थे। जयललिता के शासन में थेवर समुदाय के वोट एआईएडीएमके के कट्टर समर्थक माने जाते थे। जयललिता की सहयोगी वीके शशिकला भी थेवर समुदाय से ही थीं। तमिलनाडु में थेवर जाति जीत हार का फैसला करती है। बीजेपी का मानना है कि नागेंद्रन को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से पार्टी को दक्षिणी जिलों में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिलेगी और इस बीच अन्नामलाई ने दावा किया कि बीजेपी अब तमिलनाडु में एआईएडीएमके से ज्यादा मजबूत पार्टी बन गई है। 234 विधानसभाओं में से बीजेपी की 114 सीटों पर पकड़ मजबूत है। उनका कहना है कि पश्चिमी तमिलनाडु की 54 और दक्षिण तमिलनाडु की 60 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का प्रभाव है। उन्होंने कहा कि एआईएडीएमके पश्चिमी तमिलनाडु में बीजेपी को नजरअंदाज नहीं कर सकती। उन्होंने बताया कि 150 सीटें हासिल करने के लिए पार्टी को राज्य में 3 हिस्सों में क्लीन स्वीप करना होगा।